नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूसेट भर्ती परीक्षा पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट जिससे आपको आगामी यूसेट भर्ती परीक्षा में बहुत सहायता मिलने वाली है। किस तरीके के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं उससे संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं। 25 क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। शिक्षण अभिरुचि से यूसेट के लिए तो ये आपको उपयोगी सिद्ध होंगे। साथ में आप एलटी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो उसके लिए भी पर्याप्त मदद करेंगे। लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी पर्याप्त मदद करेंगे। आप कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड के एग्जाम देते हैं जिनमें बीएड है, डीएलएड है या फिर किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती है, उसमें ये टीचिंग एप्टीट्यूड आते हैं और उनका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका उसमें लगभग होना चाहिए। आपका शिक्षण के प्रति या शिक्षक का एप्टीट्यूड होना चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं, करते हैं शुरू आज का सेशन। पहला प्रश्न है, अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? तो क्या होता है? आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादनों के रचकों में परिणत हो जाए, या फिर आंतरिक विकास करना जिसमें खतरों एवं किसी के जाल में फंसने से बचा जा सके। अगला, प्रोत्साहन एवं नैतिक सहारा देने का प्रबंध करना, या फिर सतत विकास निदान एवं उपचार सहायता में प्रबंधन करना। तो क्या है, शिक्षक की भूमिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? बाहर के रूप के साथ हमें आंतरिक विकास तो करना ही करना है जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो सके। ठीक है, तो पहला आंसर इसमें सही होगा कि अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए। तो ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा, देखो आंतरिक विकास करना इतना तो सही है इसमें भी, लेकिन इसमें सिर्फ देखो किसमें क्या, खतरों और जाल में फंसने से बचना, ये नहीं होता है। ठीक है, उसमें बहुत चीज़ें आती हैं। आपका पर्याप्त, जो पहले क्वेश्चन में पूरी चीज़ें आ रही हैं कि आंतरिक विकास करना जो पर्याप्त निष्पादन के रचकों में परिणत हो जाए, यही अधिगम में शिक्षक की भूमिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अधिगम सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो देखो, उद्देश्य सभी होते हैं, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा? व्यक्तिगत समायोजन होगा, व्यवहार का रूपांतरण होगा, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना होगी, या अपने को रोजगार के लिए तैयार करना। तो सबसे बेहतर कह रहा है तो व्यक्तिगत समायोजन, इंडिविजुअल एडजस्टमेंट भी होना चाहिए, व्यवहार का रूपांतरण भी होना चाहिए, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना भी होनी चाहिए, और अपने को रोजगार के लिए तैयार करना भी होना चाहिए। तो देखो, ऐसा आंसर जिसमें सभी चीज़ें आ जाएं, वो आंसर होगा आपका 3, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना। इसके अंतर्गत आप व्यक्तिगत समायोजन भी करते हैं और सामूहिक समायोजन भी करेंगे। व्यवहार का रूपांतरण भी आपके अंदर होगा, और सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना अगर आपके अंदर होगी, तभी आप अपने को रोजगार के लिए तैयार भी कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना। आपने इस तरीके से सोचना है। चारों आंसर आपके सही होते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर की ओर जाना होता है जिसमें चारों चीज़ें आ जाएं। तो सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो जाएगा सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना जागृत करना। इसी प्रकार जो छात्र कक्षा में सवाल पूछते हैं, तो आप उन्हें क्या करेंगे? उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा के बाद अध्यापक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए। उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। व्याख्यान के बीच में बाधा न डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल नेगेटिव आंसर की ओर तो जाना नहीं है हमने। ठीक है, कक्षा के बाद, अब देखो कक्षा के बाद भी उस वक्त अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हो रही है, उसी वक्त आपको शांत भी करना है। तो ये 2 आंसर तो नहीं होंगे। अब बात करते हैं पहला और तीसरे में। तो पहला वाला है, उन्हें स्वतंत्र रूप से, अब देखो स्वतंत्र रूप से भी उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते, क्योंकि स्वतंत्र रूप ये हो सकता है कि आप पर्टिकुलर अभी मैथ से पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर हिंदी का कोई टॉपिक से संबंधित कोई क्वेरी आ रही है उसके अंदर, तो आप स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं उससे प्रोत्साहित। तो अब ये हो सकता है कि उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ साथ उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं। ठीक, आप मैथ से पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी के अगर वो क्वेश्चन पूछता है, हाँ मैथ से संबंधित पूछ रहे हैं, तो आप बताइए उसे आपको आता है। ठीक है, नहीं आता है तो आप उसे कन्विंस कीजिए कि अगले दिन हम कैसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप स्वतंत्र रूप से कहीं से भी कुछ भी पूछने के लिए उसे आप एक्टिव नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, ज़्यादा बेहतर आंसर है कि उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में वो पर्टिकुलर कहाँ पर कैसा क्वेरी कर रहा है उसका भी उस पर कम से कम लिमिटेशन तो होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे गूगल है, गूगल में आप कुछ भी पूछ के कहीं भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, उस बच्चे की क्वेरी तो शांत होगी, लेकिन जो अन्य बच्चे हैं उनका क्या होगा,
पढ़ाई से जो है कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा, जिस कारण जो है वो दोबारा से उस टॉपिक पर जो ध्यान लगाने के लिए जो है फिर उन्हें दिक्कत होगी। तो सिर्फ एक की क्वेरी शांत करने के लिए आप सभी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि उन्हें हमेशा सवाल पूछते रहने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप जो चीज़ पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा बेहतर आंसर होगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता किसके द्वारा संभव है, यानी किसमें छात्र ज़्यादातर क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए, परिचर्चा में होंगे, व्याख्यान में होंगे, श्रव्य दृश्य में होंगे या पाठ्यपुस्तक में होंगे। तो पाठ्यपुस्तक विधि में तो होंगे नहीं ज़्यादा, व्याख्यान विधि में भी नहीं होंगे। बात करते हैं श्रव्य दृश्य साधन और परिचर्चा विधि, तो दोनों ज़्यादा में क्या है, परिचर्चा ज़्यादा बेहतर है। तो परिचर्चा में क्या होगा, छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव होती है। इसी प्रकार अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। जो दृश्य साधनों का उपयोग है वो किस लिए करता है, सरल बनाने के लिए, अधिक ज्ञान के लिए, समय कम करने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग तो सरल भी करता है चीज़ों को, अधिक उससे नॉलेज भी बढ़ती है, समय भी कम लगता है चीज़ों को समझाने में। तो सबसे बेहतर है अगर आप जो दृश्य साधनों का उपयोग करेंगे तो रुचिकर बनेगा, आपका टॉपिक रुचिकर बनेगा। तो रुचिकर बनाने के लिए ही वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा TLM का प्रयोग एक टीचर करता है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का लक्ष्य क्या है, तो छात्रों को सूचना प्रदान करना है, छात्रों में स्व-अध्ययन को प्रोत्साहित करना है, छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है, या छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु जो है सहायता करना है। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, उच्च शिक्षा है तो देखो सूचना प्रदान करना तो सिर्फ होता नहीं, सिर्फ आप नॉलेज दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना बिल्कुल नहीं, नेगेटिव पर जाना नहीं है। छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु तो सहायता करना, देखो उच्च शिक्षा में तो अब व्यक्तिगत तो आप जाएंगे नहीं, ठीक है। तो छात्रों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना है उच्च शिक्षा में, क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, ठीक, तो उनमें स्व अध्ययन को जो है प्रमोट किया जाता है। उच्च शिक्षा में अध्यापक का जो महत्वपूर्ण जो है लक्ष्य है। इसी प्रकार नीचे लिखे गुणों वाला कौन सा अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है, तो यानी सिंपल सी बात है, विषय विशेषज्ञ एवं समय का पाबंद हो, अनुसंधान की ओर प्रवृत्त हो, लोकप्रिय और आदर्शवादी दर्शन वाला हो, जो प्राय छात्रों का मनोरंजन करता है। देखो चारों चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा है, यदि उसमें क्या हो अपने सब्जेक्ट का। अब देखो छोटे बच्चे नहीं हैं या अब आप हायर एजुकेशन में आप जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले टीचर का सब्जेक्ट पर पकड़ होनी चाहिए और वो पर्टिकुलर टाइम टू टाइम काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति होगा तो ही सबसे बेहतर आपको जो है ऐसा जो है टीचर अच्छा लगेगा, जिसकी क्या हो, सब्जेक्ट पर पकड़ हो, विषय का विशेषज्ञ हो और पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट करना उसे आता हो, तो सबसे ज़्यादा बेहतर अध्यापक के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार माइक्रो शिक्षण छात्र अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जो माइक्रो टीचिंग होती है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग होती है, उसमें छात्र अध्यापक के किस अवधि में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ये चीज़ शिक्षण अभ्यास के दौरान होता है, शिक्षण अभ्यास के बाद होता है, शिक्षण अभ्यास से पहले होता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो माइक्रो टीचिंग आपको पता है एक सर्कल बनता है, ठीक, जिसमें सबसे पहले तैयारी करनी होती है, आपको क्या पढ़ाना है, ठीक, उसके बाद आपको जो है पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद आपको जो उसमें फीडबैक मिलता है, फीडबैक मिलने के बाद आप पुनः दोबारा से योजना बनाते हैं, और दोबारा से योजना बनाने के बाद आप जो है दोबारा से पढ़ाते हैं। तो ये तरीके से एक चक्र बनता है। तो ये कह रहा है कि ये सबसे अधिक प्रभावशाली इसमें कहाँ होगा, ये तो जब आप शिक्षण करेंगे तो शिक्षण अभ्यास के दौरान ही माइक्रो टीचिंग जो है सबसे अधिक इफेक्टिव होता है। तो ध्यान रखना, टोटल 36 मिनट NCERT के अकॉर्डिंग 36 मिनट की ये का एक चक्र होता है। इस 36 मिनट के चक्र में जो सबसे अधिक प्रभावशाली आपका होगा शिक्षण अभ्यास के दौरान ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है माइक्रो टीचिंग। इसी प्रकार से अध्यापन में सबसे आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। छात्रों को दंड देना, कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, या ब्लैक बोर्ड पर चित्र और रेखा चित्र बनाना। तो सबसे अनावश्यक कारक, ठीक है, आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, यानी जो जरूरी नहीं है। तो देखो दंड देना किसी भी प्रकार से जो है आप एक्सेप्टेबल आज के दौर में नहीं है। तो अनावश्यक, सबसे अनावश्यक है छात्रों को दंड देना। बाकी और चीज़ें होती हैं, क्यों नहीं होती है, थोड़ा बहुत कुछ कम संख्या में होती है, कुछ ज़्यादा संख्या में होती है, लेकिन छात्रों को दंड देना आज की शिक्षा व्यवस्था में कहीं भी नहीं है। इसी प्रकार से निम्न में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ऑडियो कैसेट, छपी सामग्री या ट्रांसपेरेंसी। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, अनुदेशन सामग्री कौन सी नहीं है, जो छपी सामग्री होती है ये अनुदेशन
के अंतर्गत नहीं आती। छपी सामग्री ये अनुदेशन के अंतर्गत नहीं आती। इसका आंसर होगा 3 वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें। तर्क शक्ति का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है या ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है या व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं। तो देखिए कौन सही नहीं है कह रहा है ना, ठीक है। तो कौन सा सही इनके अंतर्गत नहीं है? तो देखो तर्क शक्ति में का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सही हो गए। ज्ञान का विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। व्याख्यान विधि एक तरफा प्रक्रिया है, हम जानते हैं एक तरफा है क्योंकि टीचर ही बोलता है, बच्चे उसे सुनते हैं, ठीक है, एक तरफा है, सही बात है। व्याख्यान विधि के दौरान छात्र निष्क्रिय होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, इंटरेस्ट भी लेते हैं। जैसे कोई किसी कहानी को अगर टीचर बता रहा है आगे से तो व्याख्यानी तो है, वो इंटरेस्ट लेके सुनते भी, ऐसा भी नहीं है। तो ये कथन सत्य नहीं है इसमें, चौथा वाला। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना, नई जानकारी देना, व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो इनमें से कौन सा जो है उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य? तो कौन सा होगा? देखो निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। तो देखो हमने बड़े बच्चों के हिसाब से सोचना है, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। इसी प्रकार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विश्वसनीयता वैधता को सुनिश्चित करती है या वैधता विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, या विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता पर निर्भर नहीं करती है। तो कौन सा इसमें सही आंसर होगा? तो देखिए जिसका सही आंसर होगा, जो वैधता होती है वो विश्वसनीयता को सुनिश्चित करती है, जो वैलिडिटी है वो रिलायबिलिटी को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। यानी कि अगर वैधता है तो इसका मतलब वो विश्वसनीय भी होगा, ठीक है। विश्वसनीय तो जरूरी नहीं वैध हो, लेकिन वैध है तो कोई भी टेस्ट अगर क्या है आपका वैध है तो वो विश्वसनीय भी होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है? राम को 200 में से 45 अंक प्राप्त हुए, या फिर मोहन को अंग्रेजी में 38% अंक प्राप्त हुए, श्याम अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ। तो तीनों मूल्यांकन ही तो बता रहे हैं, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में अध्यापन कौशल किसमें? इसमें अध्यापन कौशल है श्यामपट लेखन, प्रश्न करना, समझाना, उपयुक्त सभी। तो अध्यापक कौशल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? श्यामपट लेखन आता है, बिल्कुल, अच्छे राइटिंग से लिखना, अच्छे से चित्रों को बनाना, इस श्यामपट लेखन में आता है। प्रश्न करना, ये भी एक अच्छा कौशल है, प्रश्न कौशल कहते हैं। समझाना, बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है, ये सभी अध्यापन कौशल के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसी प्रकार है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन तर्क संगत नहीं है? इनमें से कौन तर्क संगत नहीं है? शिक्षक अध्यापन कर सकते हैं, या शिक्षक विद्यार्थियों में ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं, या फिर चिंतन प्रक्रिया के विकास के लिए व्याख्यान प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, या चौथा है शिक्षक पैदा होते हैं। तो इनमें से कौन सा तर्क संगत नहीं होता है? तो देखो तर्क संगत बिल्कुल नहीं है। देखो शिक्षक पैदा होते हैं, बिल्कुल नहीं, शिक्षक बनाए जाते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। शिक्षक पैदा नहीं होते, इनको ट्रेनिंग प्रशिक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं शिक्षक। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रथम भारतीय इतिहासकार कौन थे? तो देखिए इसमें मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग या कल्हण। तो इनमें से कौन प्राचीन भारत के इतिहासकार थे? मेगास्थनीज ये भी विदेशी था, ठीक है, फाहियान भी विदेशी था, ह्वेनसांग भी विदेशी था। तो जो कल्हण थे ये भारतीय इतिहासकार थे, ठीक है, बाकी तीनों विदेशी इतिहासकार। बढ़ते हैं आगे, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सही है? पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है, पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का संलग्न अंग है, या फिर पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध हैं एक समान होता है, या फिर पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबद्ध महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखो कौन सा सही है? देखो पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंधित महाविद्यालयों में एक समान नहीं होते हैं, बिल्कुल ये तो गलत है, ठीक। पाठ्य विवरण उन सभी शिक्षण संस्थाओं का जो किसी विश्वविद्यालय विशेष से संबंध एक समान होता है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग भी होते हैं। पाठ्यक्रम
पाठ्य विवरण का संलग्न अंग है। तो ये भी गलत है। तो सही आंसर है पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का एक अंग होता है। ये जो है इसमें ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो विकल्पों में समझ के स्तर के अनुरूप कौन है, यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसके अनुरूप कौन है, संज्ञा की व्याख्या करना या अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या करना। तो इन दोनों में से समझ के स्तर के अनुसार कौन उपयुक्त इनमें से है। तो देखिए मात्र एक ये सही है, मात्र बी ये सही है, या ए एवं बी दोनों सही हैं। तो समझ का स्तर देखो, संज्ञा की व्याख्या ये तो रट नहीं पाता, संज्ञा की व्याख्या आप जो है रट की परिभाषा के रूप में कर सकते हैं। तो ये समझ का स्तर नहीं है, ये जो है मेमोरी है, आपने रटा है तो आप जो है उसकी परिभाषा आसानी से बता देंगे। लेकिन अपने शब्दों में संज्ञा की व्याख्या अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो एक प्रकार के आप इसका मतलब आप अच्छे से चीज़ को समझ गए हैं। तो मात्र बी इसका सही आंसर हुआ, ए नहीं होगा। संज्ञा की व्याख्या करना वो बस परिभाषाएं, जैसे छोटे बच्चों को भी आप परिभाषाएं याद करवा देते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग कैसे होगा जब आप उसको अपने शब्दों में जो है बयां करते हैं। तो बी इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे पेशों की अपेक्षा अध्यापन को किसी के द्वारा वरीयता क्यों दी जानी चाहिए। ठीक है, दूसरे पेशों की अपेक्षा आप अध्यापक जो टीचिंग को उसको वरीयता क्यों देंगे। मानवता की सेवा के लिए देंगे, अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए देंगे, युवकों के प्रति प्रेम के लिए देंगे, अध्यापन के विषय के ऊपर कौशल प्राप्ति के लिए देंगे। तो कौन किसके लिए आप जो है वरीयता देंगे। तो मानवता की सेवा सिर्फ जरूरी नहीं, अध्यापक से किसी से भी कर सकते हैं आप। युवकों के प्रति प्रेम के लिए ये तो कोई बात नहीं हुई। अध्यापन के विषय के ऊपर कौशल प्राप्ति के लिए, तो अगर आप जो है अगर अपने सब्जेक्ट में मास्टरी है तो जरूरी थोड़ा आप अध्यापक बने, आप कुछ और भी तो बन सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि अध्यापन के प्रति अगर आपके अंदर प्रेम है तभी आप जो है शिक्षक का जो पेशा है इसको और पेशों से आप जो है प्रायोरिटी में रखेंगे। तो सही आंसर होगा अध्यापन के प्रति प्रेम के लिए। अगला प्रश्न है, यदि छात्र क्लास में ना आए तो एक अध्यापक की हैसियत से आप क्या करेंगे। वास्तविकता की उपेक्षा करेंगे, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, छात्रों को दंड देंगे, कारण समझना तथा उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, वास्तविकता की उपेक्षा तो नहीं करेंगे। ठीक है, अध्यापन को रुचिकर तथा प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये तो हो सकता है। छात्रों को दंड बिल्कुल नहीं, कारण समझना तथा उसे दूर करना। अब देखो इन दोनों में आपने देखना है ये वाला आंसर सही होगा, ये वाला आंसर सही होगा। ज़्यादा बेहतर की ओर देखते हैं। देखो अध्यापन को आप रुचिकर बनाओ, प्रभावी बनाओ, कितना भी अच्छा है प्रभावी बना दे, लेकिन अगर कारण कुछ और है छात्रों का जो आपकी क्लास में नहीं आ रहे, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है उनको किसी प्रकार की समस्या आपकी हो सकता है, स्कूल से संबंधित कोई समस्या हो उनको, ठीक है, उनको जहाँ पढ़ाया जा रहा है उस कमरे से संबंधित समस्या है, चाहे आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो तो वो समस्या तो दूर नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उनकी समस्याओं को समझेंगे और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आप ये कर लेंगे तो उसके बाद ही तो आप अध्यापन को रुचि और प्रभावी बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते हैं कि बहुत सी समस्याएँ होती हैं, अगर उनसे संबंधित जो अगर आपकी टीचिंग से संबंधित समस्या नहीं है तो आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो तो बच्चे आएंगे नहीं। ठीक, आप तो सबसे पहले आप उनकी समस्या को समझेंगे और उसे दूर करेंगे, तभी जो है उसके बाद आप अध्यापक को रुचिकर भी बनाएंगे और प्रभावी बनाएंगे, जिससे छात्रों में दोबारा से बच्चे आ पाएं। इसी प्रकार निम्नलिखित में से एक विकल्प को चुनिए जिसे आप उस समय सर्वोचित समझते हैं जबकि छात्र आपकी कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कौन सा विकल्प आप इनमें से चुनेंगे। इस समस्या की उपेक्षा करेंगे, छात्रों को दंड देंगे, छात्रों को ध्यान देने के लिए कहेंगे या कारण समझेंगे। तो देखो पहले जैसा क्वेश्चन है, उपेक्षा नहीं करना है, दंड भी नहीं देना है, ध्यान देने के लिए कहना, तो ये तो जो है थोपना वाली बात हो जाएगी। तो कारण समझेंगे और कारण समझने के बाद उससे कारण का जो है सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा संचरण में विदुषता अधिकतर किस पर आधारित होती है। अध्यापक के ज्ञान की कमी इसके कारण होती है, छात्र के ज्ञान की कमी के कारण होता है, कक्षा में शोर के कारण होता है या कक्षा के बाहर शोर के कारण। तो विदुषता अधिकतम कक्षा संचरण में विदुषता अध्यापक के ज्ञान की कमी के कारण ही होता है। तो ध्यान देना, अध्यापक जितना जो है नॉलेजेबल होगा उसके कक्षा संचरण में विदुषता उतनी कम होगी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुधारने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि भारत में जो हायर एजुकेशन जो है उनको सुधारना है, उनमें जो है अच्छे गुणात्मक परिवर्तन लाने हैं, तो उसके लिए आपने सही विकल्प इसमें चुनना है। लचीला पाठ्यक्रम, विकेंद्रीकृत परीक्षा या लचीला पाठ्यक्रम, केंद्रीकृत परीक्षा या सामान्य पाठ्यक्रम, विकेंद्रीकृत परीक्षा या सामान्य पाठ्यक्रम, केंद्रीकृत
परीक्षा। तो सही ज़्यादा बेहतर है इसमें सामान्य पाठ्यक्रम और विकेंद्रीकृत परीक्षा जो है भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सुधारने के लिए सर्वोत्तम विकल्प होती है। इसी प्रकार आज का लास्ट प्रश्न है, कोई छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? डांट कर बैठा देंगे, बाहर बुलाकर मना कर देंगे, उपेक्षा करेंगे या प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? तो देखिए, डांट कर बैठा देंगे, निगेटिव की ओर तो जाना ही नहीं है, मना भी नहीं करना, उपेक्षा भी नहीं करनी है, तो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। कोई छात्र बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है तो उसे और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, जिससे कि उसकी जिज्ञासा शांत हो और नए नए प्रश्न पूछने के लिए वो प्रेरित हो। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज जो है 25 प्रश्न किए हैं। ज़्यादा इस सेशन को हमने यूसेट से संबंधित जो परीक्षा उससे रखा है, लेकिन यूसेट के साथ साथ इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एलडी भर्ती परीक्षा के लिए भी उपयोगी हैं, लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, बीएड या डीएलएड आप परीक्षा देने वाले हैं तो उसके लिए भी इस तरीके के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप इनको जो है प्रैक्टिस सेट्स के रूप में ले सकते हैं। और देखिए 25 में से आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, आप ज़रूर इसमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।